हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड और आज है उसका लेक्चर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। देखो बच्चों, इसके पहले के लेक्चर में जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था तो सेकेंड लेक्चर में प्रेशर टॉपिक है उसका, उसमें मैंने हाइड्रोस्टैटिक क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है। हाइड्रोस्टैटिक मतलब एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं लिक्विड एट रेस्ट पोजीशन, मतलब लिक्विड एट स्टैटिक पोजीशन। लिक्विड जब फ्लो नहीं होता, रेस्ट पोजीशन पे होता है, मतलब किसी कंटेनर में भरा हुआ होता है, तो उससे रिलेटेड जो स्टडी करते हैं हम लोग, जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक। तो आज हम लोग हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स स्टडी करने वाले हैं। पैराडॉक्स मतलब इसको हिंदी में हम विरोधाभास बोल सकते हैं, मतलब जो चीज़ होती है वो होती नहीं और जो दिखती है वो होती नहीं एक्चुअल में, ऐसे उसका मीनिंग है, मतलब एक आभास, ऐसे उसको हम बोल सकते हैं। तो वो ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है एग्जैक्टली, ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसके लिए मैंने 3 कंटेनर लिए हैं, तीनों में सेम लेवल तक, मतलब सेम हाइट तक हमने लिक्विड फिल किया है, लेकिन तीनों का शेप अलग अलग है। एक्चुअली इसको जो लेक्चर नंबर 2 में हमने स्टडी किया है थोड़ा बहुत सेम टॉपिक है, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी मैंने लिए हैं, इसलिए आपको ये ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। तो यहाँ पर सेम हाइट तक हमने लिक्विड फिल किया है और हमें इस पॉइंट पे अगर प्रेशर पूछा, सपोज इसको ए नाम दिया, प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी एंड प्रेशर एट सी, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा ये अगर उन्होंने पूछा तो हम लोगों को कन्फ्यूजन होगा। हमें लगेगा कि इसका शेप ज़्यादा है, इसका एरिया, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, P = फोर्स अपॉन एरिया। तो हम क्या सोचेंगे कि एरिया ज़्यादा, वहाँ पे प्रेशर कम, एरिया कम, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा, तो इसका एरिया ज़्यादा है तो इसका प्रेशर कम रहेगा, इसका एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा, इसका उससे भी ज़्यादा। बट एक्चुअल में लिक्विड कॉलम में ऐसे नहीं होता। लिक्विड कॉलम में क्या होता है, लिक्विड में आप चाहे कौन से भी शेप का वेसल लो, कौन से भी शेप का कंटेनर लो, लेकिन इस पॉइंट पे प्रेशर सबके लिए सेम रहेगा। तो वो सेम क्यों रहेगा ये हमें देखना है और इसी को कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इसका मतलब क्या कि लिक्विड कॉलम में जो प्रेशर होता है वो शेप ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन ओनली द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड हाइट ऑफ द कंटेनर। कंटेनर की जो हाइट होती है, लिक्विड की जो हाइट होती है, वो हाइट के ऊपर डिपेंड करता है और डेंसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है P = H/ρg, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है लिक्विड कॉलम के लिए, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग पता लगाते हैं कि यहाँ पे सिर्फ H और रो पे डिपेंड करता है, लिक्विड कॉलम के, लिक्विड के एरिया पे डिपेंड नहीं करता, मास पे डिपेंड नहीं करता, शेप ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता। ऑलरेडी ये हमने सेकेंड लेक्चर में स्टडी किया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ये होता है कि क्यों नहीं डिपेंड करता, तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इतना कॉलम है इसके ऊपर ये स्ट्रेट पोजीशन में है, इसकी वॉल्स जो है ये स्ट्रेट पोजीशन में है, तो ये इतना ही जो लिक्विड है, इनका जो बेस है, इतना ही मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कंसिडर करती हूँ दोनों साइड से। ओके, तो यहाँ पे देखो ये एक इसके जैसा ही इसका शेप बन गया। तो अभी ये जो लिक्विड कॉलम है ये तो प्रेशर अप्लाई करेगा, लेकिन क्या ये लिक्विड प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा है, इस साइड का जो लिक्विड है वो प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा है, ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा। तो ये लिक्विड का क्या हुआ वो हमें देखना है। तो देखो पहले हम इस कंटेनर के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये जो वॉल ऑफ द कंटेनर है, ये लिक्विड वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है और वॉल लिक्विड के ऊपर फोर्स अप्लाई करे, राइट, थ्रस्ट बोलते हैं। जो लिक्विड फोर्स अप्लाई करता है उसको थ्रस्ट बोला जाता है। तो लिक्विड थ्रस्ट अप्लाई कर रहा है वॉल के ऊपर और वॉल भी क्या कर रही है, लिक्विड के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है। वॉल जो फोर्स अप्लाई करती है उसको क्या कहा जाता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये जो वॉल है ये लिक्विड के ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कुछ एंगल में अप्लाई कर रही है, राइट। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो लिक्विड है उसके हम 2 कंपोनेंट यहाँ पे कंसिडर करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंसिडर करेंगे और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट कंसिडर करेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगी वॉल लिक्विड के ऊपर, लिक्विड थ्रस्ट अप्लाई करेगा, इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया।
तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों ऐसे आ रहे हैं, मतलब इक्वल एंड अपोजिट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्योंकि वॉल तो सेम है, वॉल सेम मटेरियल की बनी है, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है दोनों का इक्वल एंड अपोजिट है, इसीलिए ये दोनों कैंसिल होंगे, राइट। अब बात बची ये यहाँ के वर्टिकल कंपोनेंट की, ओके। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है, ये लिक्विड का जो वेट है वो नीचे की डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज mg। सिमिलरली यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है, वेट एक्ट हो रहा है, वो नीचे की डायरेक्शन में, दैट इज mg। मतलब देखो ये वर्टिकल कंपोनेंट को एक ऊपर की डायरेक्शन में और एक नीचे की डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये वर्टिकल कंपोनेंट भी कैंसिल हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट भी कैंसिल हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कैंसिल हो गया, मतलब लिक्विड के लिए कौन सा भी फोर्स नहीं बचा। तो ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड इसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब प्रेशर एक्ट नहीं कर रहा है। तो कौन एक्ट कर रहा है? बस ये सेंटर का जो लिक्विड है उतना ही लिक्विड इसके ऊपर प्रेशर एक्ट कर रहा है, इसलिए ये प्रेशर और ये प्रेशर दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। बट आप लोग बोलोगे कि अभी ये थर्ड कंटेनर का क्या? थर्ड कंटेनर में देखो ऐसा सेम एग्जाम्पल मैंने लेक्चर नंबर 2 में लिया है, तो वही बात मैं यहाँ पे रिपीट करती हूँ। तो यहाँ पे सेम हम लोग 2 लाइंस खींच लेते हैं। तो ये लिक्विड कॉलम हो गया, ये लिक्विड कॉलम का ये बचा हुआ लिक्विड और इस साइड भी बचा हुआ लिक्विड। तो यहाँ पे हाइट ज़्यादा है, यहाँ का मैंने एक कंपोनेंट कंसीडर किया, सपोज मैंने यहाँ का पॉइंट कंसीडर किया और यहाँ पे भी एक पॉइंट मैंने यहाँ का कंसीडर किया, तो इसकी हाइट और इसकी हाइट दोनों की हाइट सेम है, लेकिन यहाँ की हाइट ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे कम होना चाहिए, बट ऐसे नहीं होता। यहाँ पे तीनों के ऊपर सेम प्रेशर अप्लाई होता है। तो वो क्यों? तो यहाँ पे भी सेम, ये लिक्विड वॉल के ऊपर थ्रस्ट अप्लाई कर रहा है और वॉल लिक्विड के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट, तो ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। और उसके साथ साथ जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट के साथ साथ उसका वेट भी तो है, दैट इज mg। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट और mg दोनों साथ में एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, ये होगा इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल होंगे और ये होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये उसका mg। तो दोनों देखो ये दोनों ऐड हो रहे, इसका मतलब नीचे की डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये हाइट ज़्यादा है, उसकी वजह से यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, बट यहाँ पे हाइट कम है, लेकिन ये फोर्स उसमें ऐड होके और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है दोनों साइड में। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वेट के साथ ऐड होके इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ऐसा उसका मीनिंग है। इसकी वजह से यहाँ पे इज इक्वल टू PC भी होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि तीनों का शेप अलग अलग है, तीनों की हाइट सेम है और लिक्विड की डेंसिटी सेम है, उसकी वजह से ये तीनों कंटेनर का जो लिक्विड है वो बेस पे सेम प्रेशर अप्लाई करेगा और इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो बच्चों इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा? देखो, द प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड नॉट ऑन द शेप ऑफ द कंटेनिंग वेसल। इसके लिए लेक्चर नंबर 2 देखो, उसमें मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिए हैं, वो भी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा और अगर चाहिए होंगे तो हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बट ये इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, जो कि बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बच्चों उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पास्कल्स लॉ। तो बच्चों देखो, आज हम पास्कल्स लॉ स्टडी करने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको एक अपनी डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताती हूँ। देखो बच्चों, इसके ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स, अपनी डेली लाइफ के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, पास्कल्स लॉ के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग सपोज आपकी कार है आपके पास और आपकी कार खराब हो गई और वो कार ठीक कराने के लिए आप गैरेज में गए। तो गैरेज में जाने के बाद वहाँ पे एक मशीनरी होती है जो कि उस कार को इजीली लिफ्ट करती है, बहुत ही कम फोर्स में उस कार को लिफ्ट करती है।
तो ये कैसे पॉसिबल होता है? इतने कम फोर्स में कार को लिफ्ट करना, मतलब किसी भी हेवी ऑब्जेक्ट्स को इतने कम फोर्स में लिफ्ट करना कैसे पॉसिबल होता है? वैसे ही बुलडोज़र आप लोगों ने देखा होगा, वो भी क्या करता है, एक्चुअल में जो ड्राइवर होता है वो सब ऑपरेट ड्राइवर करता है, और वो जो बुलडोज़र है वो किसी भी हेवी ऑब्जेक्ट को इजीली लिफ्ट कर लेता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? इनको कहते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स। ये सभी जो होते हैं इनको हाइड्रोलिक मशीन्स कहा जाता है। ऐसे ही गाड़ी में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो एक्चुअली ब्रेक तो ड्राइवर एक ही जगह पे लगाता है, लेकिन वो जो ब्रेक है वो टायर का स्पीड कम करता है। टायर और ब्रेक दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, फिर भी टायर का स्पीड कम होता है, टायर रिटार्डेशन में आता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये सभी चीज़ें क्यों हो रही है, ये क्यों पॉसिबल है? इट इज़ ड्यू टू द पास्कल्स लॉ। तो सबसे पहले पास्कल्स लॉ है क्या, एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। फिर हम ये सभी एप्लीकेशंस आज पढ़ने वाले हैं कि हाइड्रोलिक लिफ्ट, मतलब जो कार को लिफ्ट करता है उसको हाइड्रोलिक लिफ्ट बोला जाता है। वो हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे वर्क करता है, और हाइड्रोलिक ब्रेक्स, मतलब जो कार में ब्रेक्स होते हैं वो भी कैसे वर्क करते हैं। ये सभी चीज़ें मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो तो आपको इजीली समझ में आएगा। देखो बच्चों, इसके लिए मैं एक छोटा सा एप्लीकेशन दिखाती हूँ आपको पास्कल्स लॉ का, फिर बड़े एप्लीकेशन के पास हम लोग जाएंगे। चलो कर लेते थोड़ी सी ऐड कोलगेट की। तो देखो बच्चों, कोलगेट में एक्चुअली ये भी एक फ्लूइड है, आपको पता है। इसके अंदर जो पेस्ट है वो भी एक फ्लूइड है, लेकिन ये पूरा बंद फ्लूइड है, मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, ऐसा उसका मीनिंग है। बंद है इसका मतलब रेस्ट पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है मतलब स्टैटिक पोजीशन पे, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब अगर मुझे इस पेस्ट में से पेस्ट बाहर निकालनी, टूथपेस्ट में से पेस्ट बाहर निकालनी, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। अगर मुझे पेस्ट यहाँ से बाहर निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, ढक्कन खोलूंगी और प्रेशर अप्लाई करूँगी। क्या मुझे प्रेशर बस यही जगह पे अप्लाई किया तो पेस्ट बाहर निकल सकती है? जी नहीं। अगर मैंने प्रेशर यहाँ पे भी अप्लाई किया तो पेस्ट बाहर निकलेगी, यहाँ पे भी अप्लाई किया तो पेस्ट बाहर निकलेगी, और अगर मैं प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करती हूँ तो पेस्ट यहाँ से बाहर निकलती है। इसका मतलब क्या कि जब हम किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर, इनक्लोज्ड फ्लूइड के ऊपर, इनक्लोज्ड फ्लूइड जो बंद है, एनक्लोज्ड फ्लूइड के ऊपर जब मैं प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करती हूँ तो वो प्रेशर यहाँ पे भी ट्रांसमिट होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है। और सिर्फ ट्रांसमिट नहीं होता, जितना प्रेशर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी अनडिमिनिश्ड, मतलब एज इट इज प्रेशर, इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट होता है थ्रू आउट द लिक्विड, और इसी को कहा जाता है पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, चलो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो क्या है पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट, द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट is transmitted equally and undiminished to every point of the fluid and also on the walls of the container provided the gravity is neglected। तो यहाँ पे कंटेनर में जो वॉल्स है उसके ऊपर भी वो प्रेशर अप्लाई होता है, और सेम प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड अप्लाई होता है एट एवरी पॉइंट। आप चाहे कौन से भी पॉइंट पे, एनी पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करो, मतलब आपने अगर इस पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई किया और यहाँ पे एनक्लोज फ्लूइड है तो वो पूरे फ्लूइड में इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड ट्रांसमिट होगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर नहीं किया है, प्रोवाइडेड द ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड। ग्रेविटेशनल फोर्स को निग्लेक्ट करके फिर ये स्टेटमेंट दिया है, दिस इज द पास्कल्स लॉ। तो इसके जो एप्लीकेशंस है वो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। आपके बुक में जो दिए हैं वो एप्लीकेशंस हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। टॉपिक कौन सा है देखो, वो टॉपिक का वीडियो पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल एप्लीकेशंस है। तो बच्चों देखो, इसमें दो एप्लीकेशंस हम लोग स्टडी करने वाले हैं, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट और दूसरा हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो ये दोनों एप्लीकेशंस के मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी पहले, उसके बाद हम लोग इसका थियोरी स्टडी करेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट का वीडियो। मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ।
Hydraulic lift. Pascal's law states that the pressure applied at one point of the liquid is transmitted equally in all directions. This principle is applied in hydraulic lift for lifting heavy objects. Let us see how the hydraulic lift uses the principle of Pascal's law. Consider a liquid container which consists of two pistons, A and B, fitted in two cylinders with area A1 and A2, where A1 is small and A2 is large enough to hold an automobile. According to Pascal's law, when a pressure P1 is exerted over the small piston, a force F1 is applied over the small piston with area A1. This force is transmitted over a large area A2, thus giving a greater force F2 and leads to a pressure P2 over the piston B. This pressure is used for lifting the automobile placed over the piston B. Hence, P1 is equal to P2, or F1 by A1 is equal to F2 by A2. Thus, when F1 is reduced by releasing the piston A, F2 is also reduced proportionally. Hence, the piston B, which is holding the automobile, comes back to its original position. देखो बच्चों, जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि वहां पे दो टैंक उन्होंने यूज की है हाइड्रोलिक लिफ्ट में। हाइड्रोलिक लिफ्ट पहले होती क्या है, सब लोगों को समझ में आया कि एक जो हेवी ऑब्जेक्ट्स को कम फोर्स में उठाती है, ऐसे मशीन को हम लोग, ऐसी लिफ्ट को हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं। दैट मीन्स अ लिफ्ट विच इज यूज टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट्स विथ अ स्मॉल फोर्स कॉल्ड एज हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो ये लिफ्ट में दो टैंक यूज की होती है। पहली टैंक जो बहुत ही छोटी है, जिसका सरफेस एरिया बहुत ही कम है, और दूसरी टैंक जो बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये बड़ी टैंक के ऊपर यहाँ पे हम लोग हेवी ऑब्जेक्ट्स रखते हैं, जैसे कि कार हो या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो, वो यहाँ पे रखते हैं हम लोग। तो ये जो पहली टैंक है उसको एक पिस्टन का यूज करके क्लोज्ड किया है, क्योंकि हम इनक्लोज लिक्विड लेने वाले हैं, राइट ना, इनक्लोज फ्लूइड लेने वाले हैं, तो इसको ये पिस्टन का यूज करके क्लोज किया है। और दूसरी टैंक को भी पिस्टन का यूज करके क्लोज किया है। तो ये जो पिस्टन का फर्स्ट पिस्टन का एरिया है वो है A1 और दूसरे पिस्टन का एरिया A2। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि A1 बहुत ही छोटा है और A2 बहुत ही बड़ा है। A1 इज लेस देन A2। जब यहाँ पे ये टैंक के ऊपर हम F1 जितना फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस F1 फोर्स की वजह से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा P1, राइट। तो हमें पता है F1 का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। मतलब P1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, F1 अपॉन A1 मिलेगा। तो ये जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ द इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड। मतलब यहाँ पे हमने P1 अप्लाई किया तो ये सेम प्रेशर पूरे लिक्विड में अप्लाई होगा। मतलब इस डायरेक्शन में हमें कितना प्रेशर मिलेगा, P2। बट अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ P1 इज इक्वल टू P2, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई होने की वजह से यहाँ पे वो प्रेशर अप्लाई होगा, और वो प्रेशर अप्लाई होने के बाद ये पिस्टन अपने आप ऊपर जाएगा। ये प्रेशर की वजह से ये पिस्टन ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो F2 है वो बहुत ही बड़ा है। वो F2 कितना बड़ा है उसका फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। बस ये होगी डायग्राम। अब मैं इसका फॉर्मूला बताती हूँ कि इसके ऊपर से हम फॉर्मूला F2 कैसे बड़ा है और F1 कैसे। यहाँ पे F1 तो बहुत छोटा है क्योंकि छोटे से एरिया के ऊपर हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, बट वो फोर्स की वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, और वो ज़्यादा फोर्स की वजह से ये हेवी ऑब्जेक्ट्स को ईजिली लिफ्ट कर सकेगा। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला F2 का। तो जैसे कि हमने देखा कि फर्स्ट टैंक के ऊपर हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, F1 जितना फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, P1 जितना का प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट टैंक जो है F1, उसकी वजह से P1, उसका एरिया कितना है, A1 जितना एरिया है। तो यहाँ पे प्रेशर कितना मिलेगा हमें, P1 इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाय A1, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, प्रेशर का फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फर्स्ट टैंक की वजह से कितना प्रेशर मिलेगा,
P1 इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाय A1। तो ये इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट होगा सेकेंड टैंक तक, मतलब P2, उसके वहां पे हमें P2 मिलेगा जहां पे प्रेशर है F2 और उसका एरिया कितना है A2। बट अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ P1 इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, P2 मिल रहा है। इसका मतलब P2 का फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, P2 इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाय A2 मिलेगा। तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब हम ये दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं। F1 डिवाइड बाय A1 इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाय A2। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ F1 डिवाइड बाय A1 इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाय A2। और A2 को अगर मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो मुझे F2 मिलेगा। F2 इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाय A1 इंटू A2। मतलब देखो ये प्रेशर तो है ही, उसको ये एरिया मल्टीप्लाई किया है, उस एरिया से मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्रेशर बहुत बढ़ गया। F1 जितना प्रेशर है ही और उसमें ये एरिया मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इसका प्रेशर F2 बहुत बढ़ गया, राइट। सो F2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा F1 इन ब्रैकेट A2 डिवाइड बाय A1। इन दोनों का जो एरिया है उसका रेशो मल्टीप्लाई बाय दैट फर्स्ट फोर्स, ऐसे हमें F2 मिलता है। मतलब यहाँ पे F2 बहुत ही ज्यादा है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक लिफ्ट। बहुत ज्यादा अमाउंट में फोर्स लग रहा है। सो F2 इज लार्जर देन, मच लार्जर देन F1। इस तरह से हम लोग हेवी ऑब्जेक्ट्स को इजीली उठा सकते हैं, इजीली लिफ्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स। नाउ द सेकेंड एप्लीकेशन इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो पहले हम लोग इसका वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगी। ओके, Pascal's law and hydraulic brake system. Pascal's law. Pascal's law was formulated by Blaise Pascal to describe the effects of pressure within a liquid. The law states that the pressure exerted anywhere in a mass of confined liquid is transmitted undiminished in all directions throughout the liquid. The working of hydraulic devices like the hydraulic press and the hydraulic brakes are based on this principle. Hydraulic brake system. We all know that a car slows down and stops when we apply brakes. But how does this happen? How does the force exerted on the foot pedal stop or slow down a car? How does it multiply the force so that it is enough to stop something as big as a car? The basic idea behind any hydraulic system is very simple. The force applied at one point is transmitted to another point using an incompressible fluid, generally oil. Most brake systems also multiply the force in the process. Here you can see the simplest possible hydraulic system. Two pistons are fitted into two glass cylinders filled with oil and connected to one another with an oil-filled pipe. If you apply a downward force on one of the pistons, then the force is transmitted to the second piston through the oil in the pipe. Since oil is incompressible, the efficiency is very good. Thus, most of the applied force appears at the second piston. The advantage of hydraulic systems is that the pipe connecting the two cylinders can be of any length and shape, allowing it to choose any path separating the two pistons. The other advantage about a hydraulic system is that it multiplies the force applied. Here you can see the hydraulic brake system of an automobile. It consists of a pipeline containing fluid, one end of which is connected to the master cylinder fitted with a piston attached to the foot pedal. The other end of the pipeline is connected to the wheel cylinder having two pistons, P1 and P2, attached to the brake shoes. The area of cross-section of the wheel cylinder is greater than the area of the cross-section
of the master cylinder. Let us see what happens when brakes are applied. When the brakes are applied, the foot pedal is pushed, due to which pressure is exerted on the fluid in the master cylinder. This pressure is transmitted equally and undiminished throughout the fluid and to the pistons of the wheel cylinder. Therefore, the pistons get pushed outwards and the brake shoes get pressed against the rim of the wheel, due to which the motion retards. On releasing the pressure on the pedal, the return spring forces the pistons of the wheel cylinder back and the fluid flows back into the master cylinder. Hope you will remember this the next time you see a driver applying brakes. ओके आप लोगों ने जो वीडियो में स्टडी किया वो मैं आपको अभी बताती हूँ। उसके लिए मैं पहले ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ इसका। देखो यहाँ पे हमने देखा कि ये एक मास्टर सिलेंडर होता है। जो मास्टर सिलेंडर को एक पेडल ब्रेक पेडल लगा होता है, यहाँ से ड्राइवर ब्रेक लगाता है, राइट। तो ये ड्राइवर यहाँ से F1 जितना फोर्स लगाता है। तो ये मास्टर सिलेंडर है। मास्टर सिलेंडर में फ्लूइड है और ये उसका पिस्टन है जिसका एरिया कितना है A1, जो बहुत ही छोटा एरिया है। ब्रेक कितना छोटा होता है, तो बहुत ही छोटा एरिया है A1। यहाँ फोर्स लगाने के बाद ये पिस्टन मूव होगा, मतलब पिस्टन इस साइड मूव होगा, फॉरवर्ड होगा। फॉरवर्ड होने की वजह से फ्लूइड के ऊपर फोर्स लगेगा, मतलब प्रेशर लगेगा। और वो प्रेशर ये ट्यूब्स जो है, हाइड्रोलिक ट्यूब्स जो है, इसमें से ट्रांसफर होगा। ये सभी हाइड्रोलिक ट्यूब्स में फ्लूइड भरा है। ओके, तो ये यहाँ पे देखो, इनको कहा जाता है स्लेव सिलेंडर्स और इसको कहा जाता है मास्टर सिलेंडर्स। स्लेव सिलेंडर्स को ही व्हील सिलेंडर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये व्हील की तरफ होती है। और यहाँ पे ये जो सिलेंडर है ये व्हील को कनेक्ट की होती है ऐसे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे पेडल लगाएंगे, ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक लगाने के बाद ये यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा। ये प्रेशर ये ट्यूब्स में से ट्रांसफर होगा और उसकी वजह से यहाँ का जो पिस्टन है वो इस डायरेक्शन में मूव होगा। ये प्रेशर क्या करेगा, ये यहाँ से आया हुआ प्रेशर ये पिस्टन को इस डायरेक्शन में मूव करेगा, जो कि व्हील को कनेक्ट किया है। और यहाँ पे ऐसा व्हील है, तो यहाँ पे एक स्पंज लगाया होता है। तो जैसे ये आगे मूव करेगा, वो रोटेटिंग डिस्क मतलब व्हील के ऊपर व्हील को टच करेगा। व्हील को टच करने के बाद वो व्हील का स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और आप जितना यहाँ से प्रेशर अप्लाई करते जाओगे, जितना ज़्यादा ब्रेक लगाते जाओगे, उतना यहाँ से प्रेशर बढ़ता जाएगा और उतना ज़्यादा वो रोटेटिंग डिस्क का स्पीड कम करेगा। ऐसे उसका वर्किंग होता है। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे A1 जितना एरिया है, F1 जितना फोर्स है। सिमिलरली यहाँ से बाहर निकलने वाली जो फोर्स है उसको हम लोग F2 बोलेंगे। लिखा नहीं है मैंने, बट आप इसको F2 कंसीडर करो। ये फोर्स सभी जगह पे ट्रांसफर हो रही है। देखो, मैंने सिर्फ ये एक एप्लीकेशन आपको दिखाया, बट इधर भी ये फोर्स सेम फ्लूइड प्रेशर ट्रांसफर हो रही है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। इधर भी सेम फ्लूइड प्रेशर ट्रांसफर हो रही है, इधर भी सेम फ्लूइड प्रेशर। सभी डायरेक्शन से सभी टायर्स के ऊपर सेम फ्लूइड प्रेशर ट्रांसफर हो रही है। तो सभी टायर्स का स्पीड धीरे धीरे कम होगा और उसकी वजह से व्हीकल रुक जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये F1 जितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे F2 जितना फोर्स लग रहा है। इसका एरिया जो है वो हमने A2 लिया है और इसका एरिया A1 लिया है और फोर्स F1 लिया है। तो यहाँ पे हम कम फोर्स लगाते हैं, बट इसका एरिया ज्यादा है,
एरिया ज़्यादा होने की वजह से यहाँ की फोर्स ज़्यादा है। ओके, सेम फॉर्मूला वहाँ पे जैसे हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे भी डिराइव करेंगे। तो यहाँ का प्रेशर P1 और यहाँ का प्रेशर P2 लेके हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी हमें मिलेगा। जैसे कि हमने देखा मास्टर सिलेंडर का प्रेशर कितना है, F1 डिवाइड बाय A1, और सॉरी दिख नहीं रहा, मास्टर सिलेंडर का प्रेशर कितना है, F1 डिवाइड बाय A1, एंड स्लेव सिलेंडर मतलब जो व्हील के सिलेंडर से उनका प्रेशर कितना है, F2 डिवाइड बाय A2। बट अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ सेम प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड, मतलब P1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, P2 मिलेगा। तो यहाँ पे F1 डिवाइड बाय A1 इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाय A2। तो F2 चाहिए हमें, A2 को इधर शिफ्ट कर दो, सेम फॉर्मूला मिलेगा, F2 इज इक्वल टू F1 इंटू A2 डिवाइड बाय A1। तो ये फॉर्मूला मिलेगा, मतलब देखो F2 F1 जितना है ही इंटू ये एरिया उसको मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये प्रेशर, ये फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, सो इन दिस वे द प्रेशर force increases in the slave cylinder and F2 is very much larger than F1। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। पास्कल्स लॉ एंड उसके एप्लीकेशंस हमने देखे, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है पास्कल्स लॉ के, तो आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।